औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे स्टैक। आज हम स्टैक के ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, दी ओनली टू ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन अ स्टैक आर इंसर्शन एंड डिलीशन। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि स्टैक जो है इसमें बहुत लिमिटेड ऑपरेशन होते हैं। ओनली टू ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक इंसर्शन और दूसरा डिलीशन। द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग और एडिंग न्यू आइटम इनटू अ स्टैक इज कॉल्ड पुशिंग। ठीक है, इंसर्ट करना या उसमें ऐड करना किसी आइटम को स्टैक में, उस प्रोसीजर को पुशिंग कहा जाता है। बिफोर पुशिंग एन आइटम इनटू अ स्टैक इट इज़ टेस्टेड वेदर और नॉट देयर इज़ एनी रूम इन द स्टैक टू स्टोर द आइटम। क्या है कि स्टैक में जब हमने कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो उसमें सबसे पहले हमें टेस्ट करना पड़ेगा। क्लास जब हमने स्टैक में कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो हमने सबसे पहले चेक करना है कि स्टैक में स्पेस अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, अगर स्पेस अवेलेबल ही नहीं है तो हम उसमें स्टोर नहीं करवा सकते। तो इसलिए हम सबसे पहले चेक करेंगे स्पेस को। ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो रूम इन दिस स्टैक देन दिस स्टैक कंडीशन इज़ नोन एज ओवरफ्लो। अगर तो स्टैक फुल होगी तो उस कंडीशन को हम स्टैक ओवरफ्लो का नाम देते हैं। ठीक है, कि अगर स्टैक में कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है, एम्प्टी स्पेस, ठीक है, तो देन उसको क्या कहेंगे, स्टैक ओवरफ्लो कहेंगे। सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और डिलीटिंग आइटम फ्रॉम अ स्टैक इज कॉल्ड पॉपिंग। ठीक है, स्टैक में से किसी आइटम को डिलीट करना या रिमूव करना उसको हम पॉपिंग कहते हैं। बिफोर रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम अ स्टैक इट इज़ टेस्टेड वेदर और नॉट एट लीस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द स्टैक। जिस तरह हमने पुशिंग में देखा था कि टेस्ट किया था कि उसमें कोई स्पेस अवेलेबल है या नहीं। अगर है अवेलेबल तो देन हम उसमें कोई आइटम पुश करते थे, अगर नहीं अवेलेबल तो स्किप कर देते थे। ठीक है, तो उस कंडीशन को ओवरफ्लो कहते थे। इसी तरह पॉपिंग में जब हमने पॉप करना है यानी कि डिलीट करना है तो सबसे पहले ये टेस्ट करना है कि वेदर उसमें कोई आइटम अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, अगर तो कोई आइटम अवेलेबल होगी तो ऑब्वियसली देन ही हम उसको रिमूव करेंगे। लेकिन अगर कोई आइटम अवेलेबल ही नहीं है तो हम किस चीज़ को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम उसको भी टेस्ट करेंगे कि कोई आइटम अवेलेबल है या नहीं। If no element exists in a stack, the stack is empty. The condition is known as underflow. ठीक है, जिस तरह अगर स्टैक फुल हो तो हम क्या कहते हैं, उसे ओवरफ्लो, और अगर स्टैक एम्प्टी हो तो उसे हम कहेंगे अंडरफ्लो। ठीक है, यानी कि स्टैक में अगर कोई वैल्यू स्टोर ना हो या कोई आइटम अवेलेबल ना हो तो देन उस कंडीशन को हम स्टैक अंडरफ्लो का नाम देते हैं। अब यहाँ पे इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं हम। राइट एन एल्गोरिथम फॉर पुश प्रोसीजर टू ऐड एन आइटम एक्स इनटू अ स्टैक एस। ठीक, एल्गोरिथम लिखना है हमने कि एक स्टैक है एस नाम की। ठीक है, बेसिकली स्टैक जो है क्लास वो कोई स्पेसिफिक कह लें कि टाइप की नहीं होती। हम बेसिकली अरे को ही स्टैक के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आप ऊपर यहाँ पे देख भी चुके हैं कि इसमें क्या है कि अरे ही है बेसिकली देखने में, लेकिन हम इसको स्टैक की तरह या स्टैक के तौर पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम अरे को डिक्लेयर करते हैं बेसिकली, और उसको बाद में हम स्टैक की तरह या स्टैक के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक स्टैक के लिए अलग से कोई कह लें कि सिंटैक्स वगैरह नहीं है, जस्ट अरे ही है तो होती है जिसे हम अपने ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करते हैं। अब एल्गोरिथम हम देख रहे थे पुश का। सपोज दिस स्टैक हैज़ एन एलिमेंट एंड पॉइंटर टॉप रिप्रेजेंट द टॉप एलिमेंट इन दिस स्टैक। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि सपोज करना है कि स्टैक में एन एलिमेंट की हमने स्टैक वो डिक्लेयर की है। ठीक है, और जो टॉप है टॉप पॉइंटर बेसिकली किसी वेरिएबल, पॉइंटर भी एक टाइप का वेरिएबल ही होता है, लेकिन ये वैल्यू किसी को पॉइंट करता है, इसलिए इसका नाम किसी एड्रेस को पॉइंट करता है या किसी स्पेसिफिक वैल्यू को पॉइंट करता है, तो इसलिए इसको पॉइंटर वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, और टॉप जो है वो पॉइंटर वेरिएबल है। The following algorithm show the push procedure used to add in an atom into a stack. नीचे अब
यहाँ पे एल्गोरिथम दिया गया है कि पुश करने का किसी स्टैक एस में हमने एक्स को पुश करना है, ठीक है। अब सपोज करें इसका जो फर्स्ट वाला स्टेप है वो है इफ़ टॉप। अब देखें हमने ऊपर पढ़ा भी था कि हमने सबसे पहले चाहे पुश में या पॉप में हमने कंडीशन चेक करनी होती है, ठीक है। तो पुश के लिए कंडीशन ये थी कि हमने चेक करना है कि उसमें स्पेस अवेलेबल है या नहीं। तो उसको कैसे चेक करेंगे, इफ़ टॉप ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, ठीक है। टॉप हमेशा वहाँ पे होता है जहाँ पे उसकी लास्ट वैल्यू स्टोर हुई हो, ठीक है। तो अगर उसकी लास्ट वैल्यू जो है वो एन के इक्वल है, जैसे कि अब यहाँ पे ये वाली हमारे पास एक अरे थी, ठीक है, जिधर मेरा कर्सर मूव कर, अब यहाँ पे टॉप देखें 4 पे है, तो ये अगर इसको ही हम देखें तो ये कंडीशन वो वाली फॉल्स करता है, ठीक है। 4 जो है वो ग्रेटर देन नहीं होता 8 के, एन 8 था और टॉप जो है 4 था, तो इसका मतलब उसमें स्पेस है, ठीक है, और उसमें कोई वैल्यू स्टोर हो सकती है। लेकिन अगर टॉप यहाँ पे होता है 8 पे, तो ये कंडीशन ट्रू हो जानी थी, 8 इजिकल टू 8 इक्वल हो जाना था कंडीशन ट्रू। तो उसने प्रिंट कर देना था स्टैक ओवरफ्लो, कि स्टैक जो है वो ओवरफ्लो है या स्टैक फुल है, उसमें कोई न्यू वैल्यू हम इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब चूँकि कंडीशन ट्रू है तो अब सेकंड स्टेप पे आएगा, यहाँ पे क्या करेगा, टॉप इजिकल टू टॉप 1। अब यहाँ पे टॉप देखें, टॉप क्या है 4 है, ठीक। जब टॉप में +1 करेगा तो टॉप क्या हो जाएगा 5, ठीक है। टॉप 5 हुआ तो उसने क्या किया, एस टॉप इजिकल टू एक्स, कि जो अब टॉप में बेसिकली क्या हो गया 5, तो एस, ये सपोज करें रे का नाम एस है, तो एस 5 पे एक्स की वैल्यू को स्टोर कर दे, एक्स को या की वैल्यू को, ठीक है, वो स्टोर कर दे। अब जो है वो टॉप 5 होगा, ठीक है, और देन रिटर्न। अगर कंडीशन हमारी ये ट्रू हो जाती थी फर्स्ट वाली, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाना था, उसने स्टेप 2 पे मूव ही नहीं करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट एल्गोरिथम है राइट एन एल्गोरिथम टू पॉप द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। अब बेसिकली यहाँ पे टॉप एलिमेंट लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि जो अरे होती है, ठीक है, उसमें हम टॉप से ही हमेशा जो एलिमेंट है उसको गेट करते हैं, ना तो हम कोई मिडल से एलिमेंट गेट कर सकते हैं या उसको पॉप कर सकते हैं, ना ही लास्ट से कोई एलिमेंट को पॉप कर सकते हैं। हमेशा हम टॉप से ही, जो स्टैक का टॉप होता है उससे से ही हम किसी भी एलिमेंट को पॉप करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी मैंने दी थी, मैगजीन वाली, उसके अलावा बॉटल वाली, ठीक है। तो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर देखें, आपको स्टैक की अंडरस्टैंडिंग होगी कि स्टैक होती क्या है, ठीक है। अब एल्गोरिथम देख लेते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि स्टैक में जब पॉप करना है तो उसके लिए भी हमने एक कंडीशन चेक करनी है कि वेदर स्टैक जो है वो एम्प्टी तो नहीं ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि अगर तो एम्प्टी होगी तो ऑब्वियसली हम उसमें से कोई वैल्यू को डिलीट करने, अगर वैल्यू होगी नहीं तो हम डिलीट किसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने पहले स्टैक को चेक करना है कि स्टैक में कोई वैल्यू स्टोर तो नहीं है। तो कंडीशन चेक करने के लिए क्या है कि हम देखेंगे कि टॉप जो है उसका ज़ीरो है। अगर इफ़ टॉप इज इक्वल टू ज़ीरो, देन क्या होगा कि इसका मतलब है स्टैक हमारी एम्प्टी है, ठीक है। टॉप चूँकि लास्ट एलिमेंट को फॉलो करता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारा सपोज करें अरे में एक भी एलिमेंट है 66 भी है, तो देन टॉप जो है 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर कोई एटम नहीं होगी तो टॉप हमारा 0 होगा, तो इसका मतलब स्टैक में कोई एटम नहीं पड़ी, ठीक है। तो इफ़ टॉप इज इक्वल टू 0 देन स्टैक इज़ अंडरफ्लो, ठीक है। वो प्रिंट कर देगा स्टैक अंडरफ्लो या प्रिंट कर देगा स्टैक इज एम्प्टी, जो भी हम प्रिंट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ही रिटर्न हो जाएगा। स्टेप 2 और 3 को वो फॉलो नहीं करेगा, स्टेप 2 को फॉलो नहीं करेगा। बेसिकली स्टेप 3 जो है वो तो रिटर्न है प्रोग्राम से बाहर आने के लिए, तो स्टेप 2 जो है वो स्किप हो जाएगा अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है, जैसे कि अब हमारी टॉप जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे 4 के इक्वल है, या जो हमने एक्स स्टोर कराया था तो उस सूरत में 5 के इक्वल है, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉलो हो जाती है, तो देन क्या करेगा, टॉप इजिकल टू टॉप -1 कर देगा, यानी कि टॉप में से 1 माइनस कर देगा। सपोज करें जैसे ऊपर वाले पहले हमने पुश करवाया था एक्स को 5 में, तो जब पॉप करेगा तो एक्स माइनस हो जाएगा, टॉप दोबारा अपनी जो रियल कंडीशन है यानी कि 4 पे आ जाएगा माइनस करके, 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो टॉप जो है वो 4 पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा।
अब इसका एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक क्लास हमने बनाई है स्टैक की, ठीक है, स्टैक नाम से। उसमें प्राइवेटली है इंट टॉप और इंट S10। अब बेसिकली ये क्या है, टॉप बेसिकली वो पॉइंटर वेरिएबल है जो कि टॉप को पॉइंट करेगा। S10 ये अरे है जो कि हम स्टैक के तौर पे यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पब्लिक में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आप लोगों को पता है कि सेम नेम क्लास का जो फंक्शन होता है, ठीक है, जिस नेम से क्लास बनी हो उसी नेम से अगर कोई फंक्शन बनाओ, जो फंक्शन बनता है उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है, इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है। और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में हमने टॉप इजिकल टू -1 कर दिया। अब टॉप इजिकल टू -1 क्यों किया है, क्योंकि हमारी अरे होती है, अरे हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो अगर टॉप को हम ज़ीरो करेंगे तो देन वो क्या एरर देगा, वो एरर एरर नहीं, बेसिकली वो लॉजिकल एरर देगा, ठीक है। सिंटैक्स एरर वगैरह कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो लॉजिकल एरर देगा। लॉजिकल एरर ये आएगा कि अगर स्टैक में एक वैल्यू स्टोर भी हुई तो देन वो उसे तब भी एम्प्टी कहेगा, ठीक है, क्योंकि स्टैक टॉप जो हमारा वो ज़ीरो पहली आइटम पे ही ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अरे का पहला एलिमेंट ज़ीरो इंडेक्स पे होता है। तो अगर हम टॉप को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे तो वो फर्स्ट एलिमेंट को ज़ीरो के पे जो एलिमेंट पड़ा होगा उसे भी एम्प्टी शो करेगा, ठीक है, तो जो कि हमारी एम्प्टी नहीं होगी, तो ये लॉजिकल एरर में आ जाएगा। अब कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमारा बंद हो रहा है, ठीक है, ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन पुश का मेंबर फंक्शन जो कि पैरामीट्रिक फंक्शन है, जिसमें एक पैरामीटर है इंटीजर, ठीक है। ये इंटीजर पैरामीटर क्यों लिया है, क्योंकि हमने कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, वो इस पैरामीटर के ज़रिए हम वो स्टैक में स्टोर करवाएंगे, ठीक है। अब पुश के फंक्शन में क्या किया कि सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है, इफ़ टॉप इज इक्वल टू 9। बेसिकली डबल इक्वल लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि कंडीशन कंपेयर कुछ कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है, ना कि साइनिंग हो रही है। सिंगल इक्वल पे साइनिंग होती है हमेशा, ठीक है। तो टॉप डबल इक्वल टू 9 है, तो 9 बेसिकली इसलिए क्योंकि हमने ऊपर 10 वो लेंथ की अरे या 10 लेंथ की, मैं बेसिकली ये है स्टैक लेकिन मैं इसको यहाँ पे ये है अरे लेकिन मैं इसको यहाँ पे स्टैक इसलिए यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। बेसिकली हम स्टैक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 10 लेंथ की हम स्टैक डिक्लेयर की है हमने, तो वो क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है इसका इंडेक्स, तो वो लास्ट इंडेक्स उसका 9 होगा। तो इफ़ टॉप डबल इक्वल टू 9, कि अगर टॉप जो है 9 के इक्वल है तो देन ऑब्वियसली हमारी स्टैक जो है वो फुल होगी या ओवरफ्लो होगी, ठीक है। तो वहाँ पे कोई ये कंडीशन नहीं चलेगी, यहाँ से ही रिटर्न ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। उसके अलावा अगर ये कंडीशन फॉल हो जाती है तो टॉप में पहले प्लस करेगा, ठीक है। पहले -1 था, अब टॉप ज़ीरो हो गया, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे टॉप चला गया। और फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी n की वैल्यू हम एंटर करेंगे वो यहाँ पे डाल देंगे, वो यहाँ इसके इस टॉप के इक्वल वो वैल्यू स्टोर कर देगा, ठीक है। सेकंड मेंबर फंक्शन हमने पॉप का बनाया है। पॉप में भी सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे। इंट डेटा बेसिकली क्यों लिया है ये अभी हम नीचे पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगी। डेटा में बेसिकली हमने वो वैल्यू जो हमने पॉप करवानी है यानी कि डिलीट करवानी है वो उसने स्टोर करवाई हुई है, ठीक है। इसको देख लेते हैं मज़ीद। सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ टॉप डबल इक्वल टू -1, जो कि हमने लास्ट टॉप का रखा हुआ है, ठीक है। अगर तो -1 है तो ऑब्वियसली स्टैक जो है हमारी एम्प्टी है, ठीक है। स्टैक इज एम्प्टी का वो शो कर देगा, यहाँ स्टैक इज अंडरफ्लो शो कर देगा, ठीक है, जो हमने सीआउट में लिखा होगा। और यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा नल, ठीक है। उसके अलावा अगर तो ये कंडीशन फॉल हो जाती है तो क्या करेगा, डाटा इज इक्वल टू एस टॉप, ठीक है, कि जो अब बेसिकली ये डाटा का वेरिएबल हमने इसलिए लिया था कि एस टॉप पे जो वैल्यू पड़ी है वो पहले डाटा में स्टोर करे और देन टॉप को माइनस माइनस कर दे, यानी कि टॉप जो है वो माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारी जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू पड़ी होगी या टॉप पे वैल्यू पड़ी होगी वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद रिटर्न डाटा ये मेन फंक्शन में यूज़ हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड मेंबर फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है प्रिंट का, प्रिंट एटम ऑफ स्टैक, ठीक है। अब ये भी हमने जैसे अरे में भी देखा था, ठीक है, उसके अलावा स्ट्रिंग में भी हमने इसको पढ़ा था कि हमने जाकर अरे की तमाम वैल्यू को
प्रिंट करवाना हो वन बाय वन बगैर कोई वैल्यू स्किप किए, ठीक है, उसे हमने एक स्पेसिफिक नाम ट्राइवर्जिंग, ठीक है, ट्राइवर्जिंग का नाम दिया था, ठीक। तो ट्राइवर्जिंग बेसिकली यहाँ पे भी हो रही है, इफ़ टॉप इज इक्वल टू डबल इक्वल टू -1। ट्राइवर्जिंग के लिए भी पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि कंडीशन वो जो अरे है या स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। अगर तो नहीं है तो देन ही ऑब्वियसली हम उसको प्रिंट करवाएंगे, अगर एम्प्टी होगी तो देन वैसे ही मैसेज शो हो जाएगा कि स्टैक जो है एम्प्टी है, उसको प्रिंट करवाने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। अगर तो स्टैक एम्प्टी है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, रिटर्न जो है नल चला जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर इक्वल नहीं है -1 के, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ऑब्वियसली हमारे स्टैक में कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है, कोई ना कोई वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर लूप लगाएंगे इंट आई इज इक्वल टू टॉप। अब इसके लिए आई इज इक्वल टू टॉप क्यों लिया है, क्योंकि हमने टॉप से स्टार्ट करना है, बॉटम की तरफ जाना है, ठीक है, वन बाय वन। और टॉप हम इसको बेसिकली 9 भी ले सकते थे लीस्ट नंबर, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है टॉप, क्योंकि टॉप ऑब्वियसली लास्ट वैल्यू जो जो सबसे ऊपर वैल्यू होती है उसको शो करा होता है, तो हमने टॉप के एक बार रख लिए कि जैसे हम न्यू आइटम इंसर्ट करेंगे टॉप जो है वो बढ़ जाएगा, तो वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जैसे ही हम कोई आइटम डिलीट करेंगे टॉप जो है वो कम हो जाएगा, वैल्यू भी कम हो जाएगी टॉप की, ठीक है। तो इंट आई इज इक्वल टू टॉप, अब आई ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो तक जाएगा, और आई में माइनस माइनस होता रहेगा हर बार हर लूप के आइट्रेशन में, ठीक है। और जो एस आई पे वैल्यू पड़ी होगी वो वन बाय वन करके हमें न्यू लाइन में शो होती रहेगी, ठीक है। ये हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं। मेन में सबसे पहले हमने स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, जो क्लास हमने डिक्लेयर की थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इंट ओपीटी और वाल, अब ये बेसिकली दो वेरिएबल ही हैं। वाल बेसिकली हमने क्यों लिया कि जब हमने कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो वो इसके ज़रिए पैरामीटर ये पैरामीटर के तौर पे यूज़ होगा, जो फंक्शन हमने पैरामीट्रिक फंक्शन पुश का बनाया था उसमें, ठीक है। ओपीटी क्यों यूज़ किया देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्लियर स्क्रीन लगा के इसने 3 ऑप्शन दिए हैं, 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप एंड 3 फॉर एग्जिट। अब यहाँ पे वो ऑप्शन मांग रहा है कि हमारे पास पहले ये आउटपुट शो होगी, हम जो भी ऑप्शन देंगे, अगर हम पुश करना चाहते हैं तो हम 1 प्रेस कर देंगे, पॉप करना चाहते हैं 2 प्रेस कर देंगे, और अगर एग्जिट करना चाहते हैं तो 3 प्रेस कर देंगे, ठीक है। स्विच में यहाँ पे कंडीशन लगी है, केस 1 ऑब्वियसली पुश का है तो पुश के फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। सबसे पहले हम कोई वैल्यू लेंगे जो हमने इंसर्ट करवानी है, ठीक है। उसके बाद ओबीजे से हम पुश का फंक्शन जो ऊपर डिक्लेयर किया था क्लास में, जो हमने डिफ़ाइन किया था, उसको हम वैल्यू देंगे। वाल की वैल्यू जो है वो इंट एन में जाएगी बेसिकली, यहाँ पे जो हमने पैरामीटर लिया था एन, ठीक है, यहाँ पे जाएगी और ये स्टैक में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। फंक्शन किस तरह चलेगा वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा डिस्कस नहीं करते, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि स्टैक जो है वो फर्स्ट में स्टैक आफ्टर इंसर्शन, बेसिकली ये देखें आफ्टर इंसर्शन उसने स्टैक को प्रिंट किया, उसने अलग से प्रिंट का फंक्शन यूज़ नहीं किया, उसने प्रिंट का फंक्शन इसलिए बनाया कि आपको यहाँ पे क्या करेगा, वो स्टैक को आफ्टर इंसर्शन प्रिंट करके दिखाएगा कि इंसर्ट करने के बाद स्टैक जो है हमारे पास वो ये वाली आई, ठीक है। केस 2 में क्या है, केस 2 में ऑब्वियसली पॉप का फंक्शन यूज़ होगा, पॉप के फंक्शन को कॉल करेंगे और हम जो टॉप वाली वैल्यू है उसको पॉप करेंगे, और इसमें भी आफ्टर डिलीशन जो है वो प्रिंट करेगा, ठीक है। अब इसको केस 3 में भी, अब केस 3 यहाँ पे बेसिकली एग्जिट का होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, आप खुद से डाल सकते हैं। और एक और मैं आपको रियल टाइम आइडिया जो अभी मेरे इसको प्रोग्राम को देखते माइंड में आया है कि आप केस 4 भी ले, 4 में एग्जिट रखते हैं, 3 में आप उसके अगर ऐसा नहीं करवाना चाहते कि स्टैक आफ्टर इंसर्शन स्टैक आफ्टर डिलीशन प्रिंट नहीं करवाना चाहते, तो जो केस 3 में है या ऑप्शन 3 में आप रख दें कि प्रिंट स्टैक, तो उसमें आप वो प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लें, और जो फॉर के ऑप्शन बनेगा उसको एग्जिट के तौर पे यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छा क्लास, ये काफ़ी लेंथी यानी कि काफ़ी डिटेल प्रोग्राम यहाँ पे बुक में दिया गया है, ठीक है। आप इसको टर्बो में या सी में रन करके लाजमी देखें, टर्बो में या डेव पे सॉरी। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो जितना डिटेल ये प्रोग्राम दिया गया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टैक जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा, स्टैक का सारा टॉपिक, ठीक है। तो इसको लाजमी आप करें,
और दूसरा क्लास मैंने आप लोगों को विंटर वेकेशन से पहले भी बताया था कि ये जो बुक में फंक्शन प्रोग्राम दिए गए हैं ये IDE के नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे लिखा है एज इट इज़ आप टर्बो में या डेव में लिख रहे होते हैं, तो वो काफ़ी एरर दे देता है। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने उसको खुद से लिखना है, यहाँ से आपने आइडिया जस्ट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी, अगर इसको ही आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो एरर आएंगे, क्योंकि ये जो है ये उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया। ये मे बी किसी और IDE का हो, या मे बी उन्होंने खुद वर्ड पे टाइप किया हो। लेकिन ये है कि ये अगर आप टर्बो और डेव में चलाएं तो इसमें थोड़ी सी लिटिल बिट चेंजिंग होगी, वो आप खुद कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। आपने 3 सेमेस्टर वो पढ़ा है, 2 सेमेस्टर सॉरी प्रोग्रामिंग पढ़ी है, तो ऑब्वियसली इतनी सी चेंजिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्लास हम रिकर्जन को पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी शॉर्ट सा भी टॉपिक है, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल टॉपिक भी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ तक था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।